नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रमेश चंद मीना आप सभी के सामने एक नया ई-व्याख्यान लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। प्रस्तुत ई-व्याख्यान का अध्ययन विषय है भारतीय प्रागैतिहासिक काल की कला। भारतीय प्रागैतिहासिक काल की कला व्याख्यान श्रृंखला का यह तीसरा भाग है। प्रस्तुत व्याख्यान में हम भारतीय कला की जो चित्रण शैलियाँ हैं, प्रागैतिहासिक काल की जो चित्रण विधियाँ हैं, साथ ही प्रागैतिहासिक काल के महत्व व उद्देश्य को रेखांकित करेंगे और साथ ही प्रागैतिहासिक काल की जो कला है, उसके वैशिष्ट्य को जानने व समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जो पूर्व के भारतीय प्रागैतिहासिक काल की कला विषयक व्याख्यान थे, उनमें हमने भारतीय प्रागैतिहासिक काल की जो कला है, उसको निम्न संदर्भों में जाना। सबसे पहले हमने प्रागैतिहासिक काल के अर्थ और परिभाषा को समझा। उसके बाद प्रागैतिहासिक काल की कला की जो काल विभाजन है, उसको समझा। उसके बाद भारतीय प्रागैतिहासिक काल की कला के केंद्रों को समझा। अब हम इस तीसरे भाग के व्याख्यान के विमर्श को क्रम से आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए दोस्तों आपसे आग्रह है कि आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर रमेश चंद मीना का जो यूट्यूब चैनल है कलायन टूवर्ड्स द आर्ट, उसको यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और अपने कला प्रेमी मित्रों और कला शिक्षार्थियों और विद्यार्थियों को तो ताकि प्रस्तुत जो अपना यूट्यूब चैनल है उसको पहुंचाने का श्रम करें। आइए आज के हमारे कला विमर्श को हम निरंतर गति देते हुए आगे बढ़ते हैं और यह जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि प्रागैतिहासिक काल की जो कला है उसका अध्ययन विषय, उसकी जो शैलियाँ हैं, उनमें प्रयुक्त चित्रण शैलियाँ हैं, वो किस तरह से हैं। भारत के प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में प्रयुक्त जो शैलियाँ हैं वो निम्नानुसार हैं। पहली है पूरक शैली, दूसरी है अर्धपूरक शैली, तीसरी है रेखांकन शैली और चौथी है अलंकृत शैली और पांचवी है छापांकन शैली। इन 5 शैलियों पर आधारित चित्र भारत में प्रागैतिहासिक काल में तैयार हुए और इन शैलियों पर आधारित शैलियों से आशय है कि जिस विधि से इन चित्रों का निर्माण हुआ, इन चित्रों की निर्माण प्रक्रिया का संबंध शैली से है। जिस ढंग से इन प्रागैतिहासिक कालों को सृजित किया, वो सब जो ढंग है प्रागैतिहासिक काल के चित्रों को सृजित करने का, वो सब इन शैलियों के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से हम जो भारतीय प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में प्रयुक्त शैली है, उसमें पहली शैली पूरक शैली को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। पूरक शैली भारतीय चित्रों को देखने से ज्ञात होता है कि जो ये पूरक शैली है, चित्रण की सबसे अधिक व्यापक व आदिम शैली कही गई। मतलब सबसे प्राचीन शैली जो चित्रों को गढ़ने की शैली थी, वो पूरक शैली रही। कहा जाता है कि मनुष्य ने अपने रूप का प्राथमिक बोध अपनी छाया को देखकर ही सर्वप्रथम किया होगा तथा अन्य वस्तुओं की छायाओं पर भी उसका ध्यान अवश्य गया होगा। गहन वनों के स्वाभाविक अंधकार में सजीव आकृतियों का बोध प्राय छाया रूपी ही रहा करते हैं और आदिम मानव का उससे घनिष्ठ संबंध रहा छाया से। फलतः जो रूप कला की आदिम अवस्था में उद्भुत हुए या सृजित हुए, उनमें केवल बाह्य आकार की ही प्रधानता रही और भीतरी जो रूप और रेखा अनावश्यक दिखाई दी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि पूरक शैली में जो किसी भी आकार का जो बाह्य आकार बोध कराना ही एकमात्र उद्देश्य रहा। पूरक शैली में एक रंग द्वारा किसी आकार को आपूरित कर वस्तुबोध कराने की व्यापक व सहजतम विधि रही पूरक शैली। इस शैली में वस्तु के बाह्य आकार बोध को एक रंग में पूर्णतः आपूरित करके वस्तु के बाह्य आकार का बोध करवाया गया। इस तरह से इस शैली में गेरुआ, पीला, काला, हिरोंजी इत्यादि जो रंग थे प्राग काल में, वो जो प्रयुक्त हुए। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरक शैली में जो वस्तु के या रूप के बाह्य आकार का जो बोध है, उसको एक रंग के द्वारा पूर्णतः आपूरित करते हुए इन चित्रों को सृजित किया गया। इस तरह से यह पूरक शैली एक प्रागैतिहासिक काल के चित्रों के चित्रण की प्रारंभिक शैली रही और जिसे हम आदिम शैली। अब जो दूसरी शैली है वह है अर्धपूरक शैली। अर्धपूरक शैली से आशय है कि प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में जो पूरक शैली में चित्रण हुआ, ठीक उसी तरह से अर्धपूरक शैली में भी वस्तु के बाह्य आकार का बोध एक रंग से ही करवाया गया, परंतु जो रूप का बोध करवाया गया तो संपूर्ण रूप में एक रंग से संपूर्ण रूप को आपूरित नहीं किया गया, बल्कि कुछ अंश रिक्त छोड़ दिया गया। इसका एकमात्र कारण
यह भी हो सकता है कि श्रम व रंग की बचत करना। इस शैली में इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अर्धपूरक शैली में वस्तु के बाह्य आकार का जो बोध करवाकर उस वस्तु को किसी एक रंग में आपूरित किया गया, पर कुछ आकार के कुछ हिस्से रिक्त छोड़ दिए गए, अर्थात उनमें रंग नहीं भरा गया। इसका एकमात्र कारण श्रम व रंगों की बचत करना भी हो सकता है। इस तरह से यह अर्धपूरक शैली पूरक शैली का ही एक भाग है। जो तीसरी शैली है वह है रेखांकन शैली। भारतीय कला में आदिकाल से ही रेखा को सर्वोपरि महत्व दिया गया और कला के सौंदर्य निर्धारण में और रूप के लिए रेखाओं का सर्वाधिक महत्व रहा। प्राग काल का कलाकार जादूगर था। उनकी कलाओं में रेखाओं में गतिमयता और गतिशीलता रही और इन लयात्मक रेखाओं के द्वारा प्राग काल के कलाकार ने अपने विषयों को अभिव्यक्त किया। रेखांकन शैली से यहाँ आशय है कि मात्र रेखाओं के द्वारा ही वस्तु का आकार का बोध करवाना रेखांकन शैली के अंतर्गत आता है। इस तरह से प्राग काल के कलाकार ने इन रेखाओं के द्वारा रेखाओं के मात्र प्रयोग के द्वारा हमें अपने विषय को व्यक्त किया और आकारों का बोध करवाया। अतः यह रेखांकन शैली के अंतर्गत इस तरह के चित्र आते हैं जिनमें मात्र रेखाओं का प्रयोग हुआ हो। इस तरह से रेखाओं में कोणीय व कणवत रेखाओं का अधिकांशतः प्रयोग हुआ। अब चौथी शैली है अलंकृत शैली। अलंकृत शैली से यहाँ आशय है कि अलंकृत शैली जो पहली पूरक, अर्धपूरक और रेखांकन शैली है, उन्हीं के अंतर्गत इनका समाहन है। अलंकृत शैलियों में अधिकांशतः ज्यामितीय और जो आकार हैं उनका अत्यधिक प्रयोग हुआ। जादू टोने से संबंधित चित्रों में यह विशेषता आती है और साथ ही अलंकृत शैली में पूर्वोक्त तीनों शैलियों से कुछ ज्यामितीय आकारों के अत्यधिकता होने के कारण यह शैली अलंकृत शैली कहलाई। इस तरह के चित्रों प्रागैतिहासिक काल के कलाकार ने मुख्यतः सृजित किए, जिनमें स्वास्तिक, षटकोण, चक्र, आयत, त्रिभुज और भी बहुत सारे जादू टोने से या तंत्र मंत्र से या अनुष्ठान परक जो चित्र हैं उनसे संबंधित चित्र अलंकृत शैली में विशेषता बने। इस तरह से प्राग काल के कलाकार ने, जो आदिम कलाकार था, उन्होंने अलंकृत शैली के माध्यम से अपने चित्रों को सृजित किया और अपने विचारों को और अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। और प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की जो पांचवी शैली है वो है क्षेपांकन शैली। क्षेपांकन शैली का प्रयोग प्रागैतिहासिक काल के कलाकार ने सबसे कम किया, पर यह इतनी विशिष्ट शैली है कि इसका समाहन हम किसी अन्य शैली में नहीं कर सकते। इस शैली में किसी एक धरातल की छाप किसी अन्य धरातल पर ली गई। इसको छापा चित्रण से इस शैली की साम्यता है और साथ ही जो स्टेंसिल में प्रयुक्त आकार हैं, स्टेंसिल बना करके चित्रों का सृजन करना या स्टेंसिल विधि से चित्रों को सृजित करना या आकार बोध करवाना इस शैली के अंतर्गत आता है। क्षेपांकन शैली एक तरह से आधुनिक छापा कला का ही एक प्रारंभिक स्वरूप है। इस शैली में जो हाथ के छापे लगाए गए दीवार पे, वो एक तरह से इस तरह का आकार या इस तरह से छापांकन विधि के द्वारा जो आकार बोध प्रागैतिहासिक काल के कलाकारों ने करवाया, वो इस क्षेपांकन शैली के अंतर्गत इस तरह के चित्र आते हैं जिनमें प्रारंभिक जो आदि मानव है उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति के लिए इस शैली को चुना और इस तरह से प्रागैतिहासिक काल का मानव है, उन्होंने अपने विषय को अभिव्यक्त करने के लिए पूरक, अर्धपूरक, रेखांकन, अलंकृत और क्षेपांकन, इन 5 शैलियों का विशेषता प्रयोग अपने चित्रों में किया, अपने विषय को अभिव्यक्त करने के लिए किया। अब हम प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की चित्रण विधियों पर आते हैं। तो तुलिका और रंग के घोल के द्वारा सामान्यतः जो बहुप्रचलित चित्र निर्माण की विधि है और जो सुव्यवस्थित विधि है, उस परंपरागत विधि के अतिरिक्त आदिकाल में प्रागैतिहासिक काल के मानव ने कुछ अन्य विधियों का भी प्रयोग प्रागैतिहासिक काल के चित्रों को सृजित करने में किया। वो हैं कर्षण विधि, तक्षण विधि और उत्कीर्ण विधि। इन 3 विधियों का प्रयोग प्रागैतिहासिक काल के मानव ने अपने प्राग चित्रों को सृजित करने के लिए किया। तो जो प्रथम विधि है वो है कर्षण विधि। इस विधि के अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल के मानव ने विभिन्न उपकरणों के द्वारा जो शिलाश्रय हैं या जो चट्टानें हैं या प्रागैतिहासिक काल की जो गुहाएं हैं, उनमें विभिन्न उपकरणों के द्वारा उन शिलाश्रयों पर रगड़ने और खरोंचने के बाद एक आकार का बोध करवाया। वो कर्षण विधि के अंतर्गत आता है। और तक्षण विधि के अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल के मानव ने
जो अपने उपकरण थे, जो यंत्र थे, जो साधन थे, उनके द्वारा शिलाश्रयों पर या चट्टान गुफाओं की दीवारों पर, छतों पर, चट्टानों पर विभिन्न उपकरणों के द्वारा काट-छाँट करके एक आकार को उभार दिया। वो एक तरह से तक्षण विधि के अंतर्गत इस तरह के चित्र आते हैं। इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि तक्षण शैली के चित्रों को शिलाश्रयों या गुफाओं की दीवारों पर या छतों पर इनका चित्रांकन हुआ। उनमें जो प्रागैतिहासिक काल के मानव के उपकरण थे, औजार थे, उनको एक शिलाश्रय पर उन औजारों से काट-छाँट करके एक आकार विशेष को उभार दे करके आकार का बोध करवाया गया। यह तक्षण विधि के अंतर्गत आता है और उत्कीर्ण विधि के अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल के मानव ने अपने जो विभिन्न उसके उपकरण थे, औजार थे, उनके द्वारा खरोच करके, इन नुकीले औजारों के द्वारा खोद करके रेखांकन किया गया और साथ ही आकार का बोध करवाया गया और अपने विषय को अभिव्यक्त किया। इस तरह के चित्र उत्कीर्ण विधि के अंतर्गत समाहित होते हैं। इस तरह से प्रागैतिहासिक काल के मानव ने कर्षण विधि, दूसरी तक्षण विधि और तीसरी उत्कीर्ण विधि, इन तीनों का समन्वित प्रयोग करते हुए अपने प्रागैतिहासिक काल के चित्रों को जीवंतता दी और अपने विषय को अभिव्यक्त किया। इस तरह से प्रागैतिहासिक काल का मानव अपने चित्रों की अभिव्यक्ति करने में विभिन्न शैलियों और विभिन्न विधियों का प्रयोग किया, जिसके माध्यम से उसके चित्र माध्यम और तकनीक की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं। हम अपनी कलाकृतियों में विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करते हैं, वो माध्यम कही जाती हैं और साथ ही उन सामग्रियों का हम जिस विधि से उपयोग करते हैं, उन्हें हम कला तकनीक कहते हैं। इस तरह से विभिन्न माध्यम और तकनीकों का उन्नत प्रयोग करते हुए प्रागैतिहासिक काल के मानव ने हमारे इन प्रारंभिक रूपाकारों को गढ़ा और उन्हें अपने विषय को जीवंतता दी और उसके माध्यम से प्रागैतिहासिक काल के मानव ने अपने जीवन की जो अमिट छाप है, उसको आज हम तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास किया और अपने विजय के इतिहास को अभिव्यक्त किया। इसी विमर्श के क्रम में हम प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र हैं, उनके एक तरह से उद्देश्य को भी जानने और समझने का प्रयास करेंगे और उनके महत्व को भी जानेंगे। तो हर्बर्ट रीड का मत है कि प्रागैतिहासिक काल के जो कलाकार हैं, वो आदि मानव व जो था वो पशु और उनके बीच में कोई स्पष्ट विभेद नहीं था। तो आदि मानव आकार व यथार्थ में कोई स्पष्ट अंतर नहीं कर पाता था, उसकी चिंतन इतना विकसित नहीं हुआ था। तब उसके लिए एक आकार या चित्र यथार्थ से भी अधिक भयावह था, क्योंकि वह मरता नहीं था। इस तरह से प्रागैतिहासिक काल के जो चित्र हैं, उनका प्रागैतिहासिक काल के मानव के लिए कलात्मक महत्व से ज़्यादा उनका उपयोगिता मूलक महत्व अधिक रहा और प्रागैतिहासिक काल के मानव का जो अपने चित्र सृजित करने के जो पीछे जो मुख्य उद्देश्य थे, वो थे अपने विजय के इतिहास को अभिव्यक्त करने के लिए। इन चित्रों के माध्यम से प्रागैतिहासिक काल के मानव ने अपने जो जीवन का संघर्ष है और उसके बाद उस संघर्ष के ऊपर जो विजय प्राप्त की, उनको इन चित्रों के माध्यम से प्रागैतिहासिक काल के मानव ने व्यक्त किया। दूसरा है अपने चारों ओर के वातावरण की स्मृति को चिरकाल तक बनाए रखने के लिए प्रागैतिहासिक काल के मानव का एक भाव रहा कि जो प्रागैतिहासिक काल के मानव अपनी परिस्थितियों में अपने समय के साथ तादात्म्य में स्थापित करते हुए अपने आसपास के वातावरण की जो यादें थी, मधुर यादें थी, उनको वो जीवंत करना चाहता था और उन यादों को स्थायी रूप से संजोए रखना चाहता था। तो उसके लिए उन्होंने चित्रों का सहारा लिया और अपनी अभिव्यक्ति के लिए उन चित्रों का सहारा लेते हुए उन्होंने अपनी यादों को चिरकाल तक जीवित बनाए रखा। तीसरी जो मुख्य उद्देश्य प्रागैतिहासिक काल के मानव का रहा, वो था अपने एक तरह से प्रागैतिहासिक काल के मानव के जो अमूर्त भाव थे, उनको मूर्त रूप देना। प्रागैतिहासिक काल के मानव के मन में जो भावनाएं विचरण करती थी, उसके हृदय में जो भावनाएं जगह रखती थी, उनको मूर्त आकार देना प्रागैतिहासिक काल के मानव का मुख्य उद्देश्य रहा। उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्होंने अपने चित्रों को सृजित किया। भाव शब्द का अर्थ है विचार, राग, बुद्धि, चित्तवर्ती तरंग, आकृति के भाव, भंगिमा, स्वभाव, मनोभाव आदि चित्त अथवा मन में किसी भी प्रकार के विकार को हम भाव कहते हैं। इस भाव को प्रागैतिहासिक काल के मानव ने महसूस किया। इस अमूर्त भाव को मूर्त रूप देना ही प्रागैतिहासिक काल के कलाकारों का एक उद्देश्य रहा, जिसके लिए उन्होंने अपने चित्रों को सृजित किया
जो आज हम उनके चित्रों में देख सकते हैं। और प्रागैतिहासिक काल के मानव का इन चित्रों को सृजित करने के पीछे चौथा और जो महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा, वो उनकी अनुष्ठानपरक चित्र हैं, जो जादू टोने से या तंत्र मंत्र से संबंधित चित्र रहे। वो उनके जीवन में पूजा शैली का समावेश करते हैं वो चित्र, और उन चित्रों के माध्यम से आदि मानव का यह विश्वास रहा कि जिन्हें वो विधि पूजा या तंत्र मंत्र के सहारे से इच्छित पशु का शिकार करेंगे तो उस पशु पर विजय अवश्य प्राप्त करेंगे। इस तरह से प्रागैतिहासिक काल के मानव ने जो आस्था रही, जो तंत्र मंत्र रहे, वो आगे चल कर के धर्म का आधार बने। इन्हें प्रारंभिक तंत्र मंत्र से संबंधित चित्रों में प्रागैतिहासिक काल के मानव ने इन अनुष्ठानपरक चित्रों के माध्यम से अपने एक तरह से नैतिक साहस का उनके अंतर्गत उनके हृदय में समावेश रहा कि हम पूजा करने के बाद यदि इच्छित पशु का शिकार करने के लिए जाएंगे तो उस पर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। इस तरह से प्रागैतिहासिक काल के मानव का चित्र सृजित करने के पीछे ये 4 उद्देश्य रहे जो प्रागैतिहासिक काल की कला में जीवंत होते हैं। अब हम अपने विमर्श को क्रम से आगे बढ़ाते हुए, उसे गति देते हुए प्रागैतिहासिक काल के चित्रों के वैशिष्ट्य को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की मुख्य विशेषताएं क्या रही। उन जो प्रागैतिहासिक काल के चित्र जिनका हम अध्ययन और अनुशीलन करते हैं, और पूर्वोक्त जो हमारे ई व्याख्यान थे उनके माध्यम से उनका अध्ययन व अनुशीलन हमने किया, तो उन चित्रों में देखने और समझने के बाद उन चित्रों की सारी चीज़ें अवलोकन करने के पश्चात, उनका निरीक्षण करने के पश्चात हमें ये ज्ञात होता है कि उनकी विशिष्ट विशेषताएं रही, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम विषय की बात करते हैं। विषय आशय यहाँ है कि जिस भाव से संबंधित चित्र प्रागैतिहासिक काल ने सृजित किए, जिस विषय से संबंधित चित्र प्रागैतिहासिक काल के चित्रकार ने सृजित किए, तो प्रागैतिहासिक काल के कलाकार का मुख्य विषय शिकार रहा, अर्थात आखेट रहा। प्राक काल के मानव ने भयानक जंतुओं व प्राकृतिक प्रकोप से बचने के लिए प्राकृतिक शक्तियों की ज्यामितीय रूपाकारों से पूजा की, और स्त्री पुरुष बच्चे इत्यादि सभी मानव आकृतियाँ भाला, लाठी, त्रिशूल, कुल्हाड़ी, गंडासा इत्यादि अस्त्रों के साथ दिखाए गए। कृषि जीवन के अंतर्गत पशुपालक, नौका विहार, बैलगाड़ी आदि रूप सृजित और चित्रित किए प्रागैतिहासिक काल के मानव ने। उनके जीवन की झांकी, संगीत व नृत्य और अन्य मामलों से संबंधित चित्र प्रस्तुत होते हैं। प्रकृति व प्राकृतिक उपादानों का प्रयोग प्रागैतिहासिक काल के मानव ने बहुत कम किया। यह एक आश्चर्य का विषय है, क्योंकि प्रकृति की गोद में पला प्रागैतिहासिक काल का मानव अपने चित्रों में प्राकृतिक उपादानों का प्रयोग बहुत कम या नगण्य अवस्था में करता है, तो यह एक आश्चर्य की बात है। प्रकृति की खोज में लगे आदि मानव ने इन चित्रों में कहीं भी बादल, आकाश, पेड़ पौधे, नदी, पहाड़ इत्यादि को नहीं दर्शाया, अर्थात नगण्य अवस्था में दर्शाया। कुल मिलाकर इन चित्रों में प्राग मनुष्य के संपूर्ण इतिहास के दिग्दर्शन होते हैं। ये चित्र प्रागैतिहासिक काल के मानव के जीवन के दर्पण हैं, इनके जिनमें जो प्रागैतिहासिक काल के मानव की जीवन शैली थी उसका अक्ष स्पष्टतः परिलक्षित होता है, और हम उन चित्रों के माध्यम से उसे देख और समझ सकते हैं। अब है रेखाएं। जो दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है वो रेखा है। प्रागैतिहासिक काल का कलाकार जादूगर था, अर्थात ये आदिकाल जो का कलाकार था वो एक तरह से रेखाओं का जादूगर रहा। उनकी रेखाओं में जादू की भावना का आनंद व मंत्र मुग्ध कर देने वाले सभी दृश्य थे। रेखाओं में गति व शक्ति का प्रदर्शन ऐसा किया गया कि मानो कोई आधुनिक कलाकार किसी जनजाति के आखेटक जीवन का शिलाश्रय में बैठे काजल व गेरू से रेखांकन कर रहा हो। आकृतियों में रेखाओं के प्रभाव को उभारने में प्रागैतिहासिक काल के कलाकार ने दक्षता का परिचय दिया। प्राय 2 या 3 रेखाओं के द्वारा ही प्रागैतिहासिक काल के कलाकारों ने आकृतियाँ बनाई और आकार का बोध करवाया। अधिकतर कोणीय व कर्णवत रेखाओं का प्रयोग प्रागैतिहासिक काल के कलाकार ने किया। इस तरह से स्पष्ट होता है कि जो भारतीय कला की महत्वपूर्ण विशेषता रेखा रही, जिनके माध्यम से कलाओं का महत्व निर्धारित होता है, वो एक तरह से प्रागैतिहासिक काल से ही भारतीय कला की महत्व निर्धारक रेखाएं रही। तीसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है प्रागैतिहासिक काल की जो चित्रकला है उसकी आधार व आकार बोध। इस काल के चित्र खुली चट्टानों, गुफाओं की दीवारों, गुफाओं की छतों इत्यादि पर बने मिलते हैं, अर्थात इनका आधार या धरातल जिसे अंतराल कहते हैं, अंतराल वह क्षेत्र या स्थान है जिसका अपना निश्चित आकार या वर्ण होता है। सामान्यतः हम
ऐसा धरातल जिस पर हम रूप का निर्माण करते हैं वो अंतराल कहलाता है। पशु व मानव का बाहरी आकार बोध उस समय के कलाकारों की विशेषता रही। सामान्यतः प्रागैतिहासिक काल के मानव ने या कलाकार ने किसी भी वस्तु का, या मनुष्य हो या पशु हो या जानवर हो या अन्य कोई रूप, उनका बाहरी आकार का बोध करवाना उनका एकमात्र उद्देश्य रहा। चौथा है रंग। जो प्रागैतिहासिक काल के मानव ने रंगों को भरने के लिए कोई विशेष रंग योजना या विशेष तकनीक का सहारा नहीं लिया। हमने पूर्व में पढ़ा कि पूरक और अर्धपूरक शैली। पूरक शैली में बाह्य आकार बोध को एक ही रंग के द्वारा आपूरित कर दिया गया, तो अर्धपूरक शैली में एक ही रंग को रूप में कहीं कहीं रूप को रिक्त छोड़ते हुए एक रंग के द्वारा अर्धपूरक शैली में रूप का बोध करवाया गया। चित्र में प्राय गेरू व हिरोंजी का लाल रंग, कोयला व काजल का काला रंग, हिरमिच, सफ़ेद घड़िया, रामरज, चूने का पत्थर इत्यादि का सहजता से प्रयोग हुआ। रंगों को तैयार करने में व इस्तेमाल करने में पूर्व पशुओं की चर्बी इत्यादि मिलाई जाती थी। फूलों का रस भी रंगों को तैयार करने में इस्तेमाल हुआ। प्रागैतिहासिक काल के मानव ने गुफाओं की चट्टानों पर पत्थर इत्यादि से खोदकर सीमा रेखाएं इत्यादि बनाई। तुलिका किसी रेशेदार लकड़ी, बांस आदि के एक सिरे को कूट करके बनाई जाती थी और पशु की पुट्ठे की हड्डियों का प्रयोग प्याली की भांति रंग घोलने में हुआ। इस तरह से प्रागैतिहासिक काल के मानव ने अपने चित्रों में रंगों का प्रयोग किया। अधिकांशतः खनिज रंग रहे और प्राकृतिक रंगों का भी प्रयोग प्रागैतिहासिक काल के कलाकार ने मुख्यतः किया। जो उसके आसपास के परिवेश में जिन रंगों का सहज उपलब्धता रही, उन रंगों को प्रागैतिहासिक काल के मानव ने अपने चित्रों को पूर्ण करने के लिए उपयोग में लाया। पांचवी जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि ज्यामितीय आकृतियों का प्रयोग विभिन्न शक्ति या जादू के विश्वास को व्यक्त करने के लिए किया गया। तो प्रागैतिहासिक काल के मानव ने अपने अनुष्ठान परक चित्रों में, तंत्र मंत्र से संबंधित चित्रों में ज्यामितीय आकारों का अतिशयता से अत्यधिक मात्रा में प्रयोग किया। छठी जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि आदि मानव की तीक्ष्ण निरीक्षण शक्ति, छाया, प्रकाश व गौरव और शक्ति का भाव आश्चर्यजनक है, जो इन चित्रों में परिलक्षित होता है। प्रागैतिहासिक काल के मानव की जो निरीक्षण शक्ति थी वो इन चित्रों में परिलक्षित होती है। जो सातवीं और महत्वपूर्ण विशेषता है वो है कि इनके चित्र उनके सामाजिक जीवन के अछूते दर्पण हैं। ये प्रागैतिहासिक काल के चित्र प्रागैतिहासिक काल के जो मानव हैं उनके दैनिक जीवन को, उनके सामाजिक जीवन को प्रस्तुत करते हैं। ये चित्र उनके दैनिक जीवन को और उनके सामाजिक जीवन को प्रस्तुत करने के लिए दर्पण का कार्य कर रहे हैं। आठवीं जो विशेषता है वो है चित्रों में यथार्थता है। साथ ही प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में अलंकारिकता है और चित्र भाव अभिव्यक्ति करने में कुशल है, अर्थात भाव प्रवण चित्रों को सृजित प्रागैतिहासिक काल के कलाकार ने किया। नवी विशेषता है प्रागैतिहासिक काल के चित्रों के संयोजन में आकृतियां अपना अलग अलग स्थान रखती हैं, अर्थात आकृतियां पृथक पृथक रूप से बनाई गई, उनको संयोजन की दृष्टि से बांधा नहीं गया। फिर भी कहीं कहीं मानव व पशु आकृतियां एक साथ चित्रित की गई। ये बाद वाले चित्रों में ये वाली विशेषता देखने को मिलती है कि मानव और पशु आकृतियां साथ साथ चित्रित की गई। इस समय मानव और पशु एक दूसरे के मित्र रूप में भी व्यवहार होने लगा। 10वीं और महत्वपूर्ण विशेषता है कि जो प्रागैतिहासिक काल के चित्र हैं वो आज भी मानव की पहुंच से बहुत दूर बने। जहां आज के अत्याधुनिक काल में भी प्रकाश की व्यवस्था करना मुश्किल रहा, वो चित्र वहां बने। तो हम यह देख सकते हैं कि इन चित्रों में कितना श्रम साध्य कार्य प्रागैतिहासिक काल के मानव ने किया, इन चित्रों को अभिव्यक्ति दी, जो एक बड़ा ही दुरूह कार्य था। फिर भी आज हम देख करके आश्चर्यचकित होते हैं, दांतों तले अंगुली दबाते हैं। 11वीं जो महत्वपूर्ण विशेषता रही कि प्रागैतिहासिक काल के चित्र आदि मानव की क्रमिक विकास के दर्शन कराते हैं। किस तरह से आदि मानव क्रम से आगे बढ़ा, उसका विकास किस गति से, किस क्रम में निरंतर होता रहा, उसके क्रमिक विकास का दर्शन हम इन चित्रों में देख सकते हैं, जिसके माध्यम से कला इतिहासकार और इतिहासकारों ने प्रागैतिहासिक काल के मानव के जीवन का विश्लेषण किया और इन चित्रों के माध्यम से हम प्रागैतिहासिक काल के मानव के जीवन को भली भांति जान पाए। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में आधुनिक कला के फ्यूचरिज्म जैसी गति है। प्रागैतिहासिक काल के चित्र हैं जो आधुनिक कला के जो फ्यूचरिज्म के जो चित्र हैं उनकी जैसी गतिमयता, लयात्मकता इन प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में हमें सहज ही परिलक्षित होती है।
और 12वीं और महत्वपूर्ण विशेषता है कि प्रागैतिहासिक काल के चित्र प्रतीकात्मकता का बोध करवाते हैं। अर्थात प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में प्रतीकात्मकता रही और प्रतीकात्मकता का बोध प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में मिलता है। निष्कर्षतः प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में पर्याप्त सृजनशीलता, मौलिक उद्भावना, अंतरंग सौंदर्य, रूप विन्यासगत वैशिष्ट्य, अभिव्यक्ति, रचना कौशल व निजी वैशिष्ट्य उपलब्ध होता है। इस प्रकार इन चित्रों की सरलता, सूक्ष्मता व सूक्ष्म रेखांकन पद्धति आज के कलाकारों के लिए भी एक महान प्रेरणा रही है। आधुनिक कला में मानव की कलात्मक संभावनाओं का मूल निहित है। उसका समाजशास्त्रीय व ऐतिहासिक महत्व इसलिए भी है कि आधुनिक जो यह कला है वो भाषा व संस्कृति के मध्य की एक जीवंत कड़ी है। इस तरह हमारे पूर्वोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि प्राग सभ्यता का इतिहास कलात्मक, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो हमें यह बताता है कि किस तरह से प्राग काल के मानव ने अपनी भौतिक व लौकिक सीमाओं से ऊपर उठकर अपनी चेतना को किस तरह से दैवीय चेतना से संपर्क करने का प्रयास किया, जिससे अद्वितीय धर्म, दर्शन और कलाओं का जन्म हुआ, जो चिरकाल तक मानव जाति की अमूल्य धरोहर बनी रहेंगी। आज का मानव इन आदि मानवों का ऋणी रहेगा और इस तरह से इस प्रागैतिहासिक काल के मानव ने मानव सभ्यता के नींव के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे उसकी मानव सभ्यता की नींव मजबूत रही, जिससे अनवरत रूप से प्रागैतिहासिक काल से मानव सभ्यता शुरू होकर के आज तक निर्बाध रूप से निरंतर गतिमान है और अनवरत गतिमान रहेगी। इस तरह से हमें प्रस्तुत चित्रों में देख सकते हैं कि किस तरह से प्रागैतिहासिक काल के जो चित्रों की विशेषता और जो हमने पढ़ी वो सब इन चित्रों में हम उनकी झांकियाँ देख सकते हैं कि किस तरह से प्रागैतिहासिक काल के मानव ने अपने दैनिक जीवन के जीवंत इन चित्रों के माध्यम से किया। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को प्रस्तुत ये व्याख्यान से अवश्य लाभ पहुँचा होगा। साथ ही आप विषय के साथ अवश्य जुड़े होंगे। दोस्तों, मैं आपसे सभी से आग्रह करूँगा कि आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल कलायन टूवर्ड्स द आर्ट को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों और जो कला विद्यार्थी हैं उन तक इसको पहुंचाने का श्रम करें, जिससे आने वाले ई व्याख्यानों से आप जुड़े और आप तक इन ई व्याख्यानों का लाभ पहुंचे। तब तक के लिए फिर से मुलाकात होगी अगले ई व्याख्यान में। तब तक के लिए आप सभी को हार्दिक धन्यवाद एवं शुभ दिवस। धन्यवाद।